नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि फंडामेंटल सबस्पेसेस क्या होता है। ओके, तो वैसे टॉपिक मैंने पहले ही लिख दिया है। अब देखो, फंडामेंटल सबस्पेसेस समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि एग्जांपल ले लो डायरेक्ट। ओके, तो फंडामेंटल सबस्पेसेस होता क्या है? फंडामेंटल सबस्पेसेस में ऐसे चार चीज़ें रहते हैं जो कि जो कि एक वेक्टर स्पेस में आते हैं, जो कि एक सबस्पेस है। तो क्या क्या चार चीज़ें हैं? पहला है रो स्पेस, दूसरा है नल स्पेस, तीसरा है कॉलम स्पेस और चौथा है लेफ्ट नल स्पेस। ओके, ये चार चीज़ें आती है, एक एक करके हम देखते रहते हैं। ओके, तो ये मैट्रिक्स लिया हमने और हमें क्या देखना है? रो स्पेस देखना है। ठीक है, रो स्पेस हमें देखना है। तो कैसे देखते हैं रो स्पेस? सबसे पहली बात यहाँ पर हमें इसे एक्लॉन फॉर्म तक रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, याद रखना, सबसे पहला स्टेप है कि इसके साथ नहीं बल्कि एक्लॉन फॉर्म के साथ हमें मैनिपुलेशंस या छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो जब भी हम एक्लॉन फॉर्म तक रिड्यूस करें तो कैसे दिखेगा? मैंने पहले से ही एक्लॉन फॉर्म तक रिड्यूस कर रखा है ताकि वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो देखो, जो स्टेप्स मैंने यूज़ किए वो है R2 - 2R1, देन R3 - R1, देन R4 + R1 एंड फाइनली R23 का मतलब क्या है कि दूसरा रो और तीसरा रो एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, पहले हम R2 डबल एरो R3 लिखते थे, अभी हम डायरेक्ट R3 लिखते हैं। तो एक्लॉन फॉर्म तक लाने के बाद वो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा 1 2 3 4 5 6 0 -4 0 -8 0 -12, ऐसे ही है ना? ओके, ऐसा ही है। और नीचे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आप लोग भी चाहे तो ट्राई कर लीजिए कि एक्लॉन फॉर्म तक ये मतलब ऐसे ही रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही आंसर्स मिलेंगे। तो खैर, रो स्पेस में एक्लॉन फॉर्म तक मैंने ला दिया। इस मैट्रिक्स ए को मैंने एक्लॉन फॉर्म तक ला दिया। अब देखो कि रो स्पेस होता क्या है। रो स्पेस उन सारे नॉन ज़ीरो रोज़ के आपस में लीनियर कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, जो कि पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब अगर कोई दो वेक्टर्स दिए गए हैं, उसमें लीनियर कॉम्बिनेशंस हम करें तो क्या बन जाता है? वो स्पैन बन जाता है। रो स्पेस बिल्कुल वही चीज़ है। रो स्पेस डिनोट ऐसे किया जाता है। ओके, आर इसमें, और या फिर ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, रो ऑफ ए। ठीक है, अगर चाहे तो ये वाला टर्म ज़्यादा यूज़ करो ताकि मतलब और भी अच्छे से समझ पाए लोग कि रो स्पेस के बारे में ही बात ही हो रही है। तो ये क्या होगा? ये होगा स्पैन ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। ओके, 1 2 3 4 5 6 0 -4 0 -8 0 -12। ओके, डन। तो इन दोनों के बीच में हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस कर दिए तो बन जाता है रो स्पेस। तो अभी ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि K1 दिस प्लस K2 दिस, नहीं, इधर लिख दिया ना स्पैन ऑफ दिस, बस छोड़ दो, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है रो स्पेस। अब रो स्पेस में आता है हर एक सबस्पेस में, या हर एक सबस्पेस, ये इन चार छोड़ के भी जितने भी सबस्पेस हमें दिखते हैं उसका एक बेसिस होता है। उसका एक बेसिस होता है और उसका एक होता है डायमेंशन। करेक्ट, तो इसका भी बेसिस और डायमेंशन ज़रूर होगा, देख लेते हैं। तो बेसिस ऑफ रो ए क्या है? अब अच्छे से देखो, जब हम कोई भी मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म तक रिड्यूस करते हैं तो उसके जो नॉन ज़ीरो रोज है वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर से सुनो, कोई भी मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म तक लाया हमने,
जो नॉन ज़ीरो रोज़ है, ठीक है, ये वाला रोज़ छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो नॉन ज़ीरो रोज़ है वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर मैंने सिर्फ ये रो उठा लिया और उसके साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, वो ये चीज़, ये जो नीचे वाला रो है वो नहीं बना पाएगा। सिमिलरली ये वाला रो ले लिया मैंने जो नॉन ज़ीरो है, ये सेकंड वाला, उसके साथ कोई भी मैंने रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला चीज़ नहीं बना पाएगा, इसलिए आपस में इंडिपेंडेंट है। ओके, अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट है। तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, करेक्ट, तो वो मैं बेसिस में लिख सकता हूँ, फिर वो मैं बेसिस में लिख सकता हूँ। तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 0 -4 0 -8 0 -12। बेसिस का एक क्राइटेरिया है ना कि आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वही मैं समझा रहा था कि इंडिपेंडेंट है अगर हमने एक्लॉन फॉर्म तक रिड्यूस किया तो। और साथ ही देख लो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ रो ऑफ ए क्या होगा, इसका डायमेंशन, इसका ऑफ कोर्स 2 ही होगा, ठीक है, इसमें उतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 ही होगा क्योंकि 2 वेक्टर्स दिख रहे हैं हमें बेसिस में। तो समझ में आ गया ना कि कैसे रो स्पेस दिखता है या होता है। ओके, अब देखो ये वाला जो मतलब वैल्यू है कि डायमेंशन ऑफ दिस रो स्पेस ऑफ ए इज़ 2, ये वाला बात अच्छे से याद रखो अभी के लिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट सब स्पेस की ओर बढ़ते हैं जो कि है नल स्पेस। नल स्पेस के लिए पहली बात इसे इरेज कर देता हूँ। तो देखो नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस वो सारे सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ एक्स फॉर ए एक्स इक्वल टू 0। मतलब अगर हम जो एक्लॉन फॉर्म वाला ए था, याद रखना ये वाला ए मत ले लेना, एक्लॉन फॉर्म वाला जो ए था उसके साथ अगर हम x मल्टीप्लाई कर दें, x क्या होता है मतलब x1 x2 x3 ऐसे करके हम कोई ऐसे ले लेते हैं अभी के लिए वैल्यूज़, x1 x2 x3 करके होता है, और इक्वल टू 0 कर दें, तो जो सॉल्यूशंस निकलेंगे x के वो है नल स्पेस, वो हम नल स्पेस में डाल सकते हैं। ओके, तो देखो अभी सॉल्यूशन ऑफ x फॉर x इक्वल टू 0, तो पहली बात जो मैट्रिक्स है वो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, देन क्या था इधर 0 -4 0 -8 0 -12, करेक्ट, 0 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 0। ओके, तो अभी x में हमें कितने सारे x लेने पड़ेंगे, ऐसे करके हमें ये गिनना है ना कि 1 2 3 4 5 6 x लेने पड़ेंगे हमें। तो लिख देते हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6 10 इक्वल टू 0 0 0 0। करेक्ट हो गया, ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। अब हमें चेक करना है कि वैसे पे ये एक बात बताओ, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, पहले ये बात बताओ। ऑफ कोर्स ये कंसिस्टेंट है, होमोजेनस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होंगे ही होंगे, जहाँ पे लास्ट में 0 है कंसिस्टेंट इट इज़। सो नाउ तो करना क्या है एग्जैक्टली, हमें अभी देखना है कि कितने सारे पैरामीटर्स हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर रैंक ऑफ क्या है, ये रैंक ऑफ ए तो 2 है, फिर अननोन्स कितने सारे हैं, अननोन्स इज 6, करेक्ट, अननोन्स तो हमारे पास 6 है। सो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज़ 2, अननोन्स हमारे पास 6 है, उससे पैरामीटर्स हमारे पास बन जाते हैं कितने, 6 - 2, करेक्ट, पैरामीटर्स हमें 4 लेने पड़ेंगे फिर। ओके, पैरामीटर्स कहाँ पे ले वो देखो। अभी सबसे पहली बात यहाँ से पहली रो से शुरुआत करनी है, जाना है इधर ऐसे, जहाँ पे एक नॉन ज़ीरो नंबर दिखा रुक जाना है।
तो यहाँ से जा रहे यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर दिख गया। एक ऐसे अंडरलाइन मत करो, मतलब दिमाग में रखो बस, मैं समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट रो में जाओ और जहाँ पे नॉन ज़ीरो दिखा रुक जाओ। फिर जाओ, ये तो पूरा ज़ीरो है, ये भी पूरा ज़ीरो, और नीचे भी ज़ीरो मान लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये अंडरलाइंस दिख रहे हैं उन्हें छोड़ दो और बाकी जगह पर हमें पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। पैरामीटर्स मतलब क्या, लेटर्स लेने पड़ेंगे। तो देयरफॉर एक मिनट, हाँ, सो लेट x3 इक्वल्स टू s, ठीक है, लेट x3 इक्वल्स टू s। x4 देखो, अभी ऐसे मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x1 के वैल्यूज़ है, ये x2 के वैल्यूज़ है, x3 x4 x5 x6 अभी के लिए ऐसे मान लो। तो और मान लो नहीं, मतलब वैसे ही होता है यहाँ इधर, वैसे ही हमने मैट्रिक्स को सजाया है। तो ये 1 और 2 x1 और x2 यहाँ पर तो है इसके नॉन ज़ीरो वैल्यूज़, तो उसे छोड़ दो। पर जहाँ पर अभी ज़ीरो वैल्यूज़ है वहाँ पे हमें ये लेटर्स लेने पड़ेंगे, पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। तो x4 इक्वल टू t हो गया, x5 इक्वल टू u हो गया, x6 इक्वल्स टू v हो गया। ठीक है, अलग अलग हमने लेटर्स ले लिया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्लियरली आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्लियर ही है। सो नाउ x3 इज इक्वल्स टू s, x4 इक्वल्स टू t, x5 x6 uv। सो v थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, v। सो नाउ क्या होगा उसका मतलब ये है कि माइनस दूसरा रो अगर हम ले लें, सो -4x2 माइनस 8x4 माइनस 12x6 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। दूसरा रो फ्रॉम सेकेंड रो, करेक्ट, ऐसा आ गया। तो देयरफॉर x2 क्या होगा, x2 क्या होगा अभी, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ तो फिर ये होगा -2x4 माइनस 3x6, सो इट विल बी 2 माइनस 2 t माइनस 3 माइनस 3 v, is it right? Just a minute. Okay, so 8x4 plus 12x6 divided by 4, which will be 4 to, yes, it is correct. So minus 2t minus 3v, all right. अब हमें क्या करना है, ये तो ठीक है लिख दिया, अभी हमें x1 का भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैंने कैसे निकाला, x4 के जगह t सब्सटीट्यूट कर दिया, x6 के जगह मैंने v सब्सटीट्यूट कर दिया, तब जाकर मुझे ये आंसर मिला। और साथ ही साथ ये चाहे तो 1 ऐसे करके लिख देते हैं, साथ ही साथ हमें इसका भी वैल्यू ढूंढना पड़ेगा x1। सो x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 x3 प्लस 4 x4 प्लस 5 x5 प्लस 6 x6 इक्वल्स टू 0। लिखते जाओ अभी एक एक करके, x1 प्लस 2 माइनस 2t माइनस 3v प्लस 3s प्लस 4t प्लस 5u प्लस 6v इक्वल्स टू 0, करेक्ट। सो x1 इक्वल प्लस माइनस 4t माइनस 6v प्लस 3s प्लस 4t प्लस 5u प्लस 6v इक्वल्स टू 0। सो ये और ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो x1 माइनस 3s माइनस 5u, करेक्ट, यही आएगा आंसर। अभी हमें मिल चुका है सारे x1 x2 x3 x4 x5 x6 के वैल्यूज़, चाहे तो पैरामीटर्स में ही है लेकिन मिल जाए तो है ना ये वैल्यूज़। अब देखो, अब इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ओके, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ।
हो सकता है बाद में इसे भी इरेज करना पड़े, तो नोट कर लो ये सब। नल स्पेस में अभी, या नल स्पेस मैं समझाऊंगा, पहले x1 x2 इनके वैल्यूज लिख देते हैं। x1 x2 x3 x4 x5 x6 इक्वल्स टू x1 क्या है, माइनस, रुको पहले ये बना ही लेता हूँ, प्लस t प्लस u प्लस v, ठीक है, ये v के लिए है। तो अभी एक एक करके लिखना हमें, -3s -5u, तो -3 इधर लिखो, -5 इधर लिख दो, बाकी जगह पे 0 डाल दो। ये वैसे सेकंड था, ओके। फर्स्ट इसमें मतलब x2 में क्या था, -2t -3v, तो यहाँ पे -2 लिखो, एंड v में क्या लिखना है, -3 लिखना है, ठीक है, -3। ओके, सो नाउ x3 क्या है, सिर्फ s है, और हाँ बाकी जगह पे 0 लिख देना है। यहाँ पे 1 है सिर्फ, x3 इक्वल्स टू s ना, तो बाकी जगह पे 0 लिख दो। t ये क्या है, t है सिर्फ, तो 0 1 0 0, करेक्ट, 0 1 0 0 0 0 1 0 फॉर x5, करेक्ट, एंड सिमिलरली 0 0 0 1 फॉर x6। x इज इक्वल्स टू ओनली v, तो 0s प्लस 0t प्लस 0u प्लस 1v, ये बन जाता है हमारा सोल्यूशन। ये है हमारा सोल्यूशन, करेक्ट। तो अब देखो, ये सारे जो वैल्यूज है 1 2 3 4, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, चेक कर लो चाहे तो, पर फिर भी मैं बता ही देता हूँ, सोल्यूशन जब निकल जाता है ऐसे, वो इंडिपेंडेंट ही होते हैं। और मतलब जब भी इक्विवेलेंट फॉर्म तक रिड्यूस करे फिर सोल्यूशन निकाले तो, नहीं तो वो नहीं हो पाता, पर ये इंडिपेंडेंट है अभी। और चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इसका बेसिस बन सकता है, तो बनाते हैं अभी। पहले नल स्पेस लिख लेते हैं, फिर इसका बेसिस बनाते हैं। तो नल स्पेस क्या है, नल स्पेस होगा नल ऑफ ए, ठीक है, नल स्पेस ऐसे लिख जाता है, या फिर n ब्रैकेट a ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रेफर करो ऐसे लिखने में, ताकि समझ में आए सभी को कि क्या लिखा जा रहा है। स्पैन ऑफ दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, ओके। अब देखो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ वापस, ठीक है, ये एस का जो ये है कॉलम है वो मैंने लिख दिया, टी का कॉलम ये लिख दिया, यू का कॉलम ये लिख दिया, वी का कॉलम ये लिख दिया, ठीक है। चाहे तो मैं इधर डिनोट कर दूँ, ये एस है, ये टी है, ये यू है, ये वी है। एस टी यू वी मत लिख देना, सिर्फ ये कॉलम्स लिख देना, और उनका स्पैन जब करें हम तब वो नल स्पेस बन जाता है, ओके। ये है नल स्पेस। तो बेसिस क्या होगा इसका, बेसिस ऑफ नल ए इज, बेसिस ऑफ नल ए इसका होगा ये चारों चीज़, करेक्ट, ये चारों चीज़ ही होगा, करेक्ट, बेसिस ऑफ नल यही होगा। तो डायमेंशन क्या होगा अभी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए 1 2 3 4, करेक्ट, 4 हमारा डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है, और इसी को ही कहते हैं नलिटी, इसी को ही नलिटी कहा जाता है, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखो, नलिटी मतलब डायमेंशन ऑफ नल ऑफ ए इतना बड़ा नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट नलिटी लिखा जाता है। तो नलिटी का मतलब ही है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, ओके। तो क्लियर हो गया इतने सारे बात, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ अगर मतलब क्या होता है कि कभी कभार वेरिफिकेशन के लिए भी कुछ चीज़ें लगती हैं, तो एक बात याद रखना, नलिटी प्लस रैंक ऑफ ए, ठीक है, इस चीज़ का नलिटी प्लस इस चीज़ का रैंक बनाता है नंबर ऑफ
कॉलम्स। ओके, याद रखना ये बात है, नलिटी प्लस रैंक ऑफ ए बनाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो मैट्रिक्स दिखाया था मैंने, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने सारे होंगे, नलिटी प्लस द रैंक। ऑलराइट, तो ठीक है, यही मतलब ये वेरिफिकेशन के लिए बहुत काम आता है, इसलिए मैंने बताया। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि कॉलम स्पेस क्या होता है। ओके, कॉलम स्पेस क्या होता है वो अभी हम देख लेते हैं। कॉलम स्पेस के लिए सबसे पहली बात, तीसरा है कॉलम स्पेस। तो कॉलम स्पेस के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो हमें ए टी लेना पड़ेगा, मतलब जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका हमें ट्रांसपोज ले लेना है अभी। ओके, ट्रांसपोज ले लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, इसका बाद मैंने कैसे लिखा था, जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4 5 6, देन उसका दुगना कर देना है, 2 4 6 8 10 12। ओके, 2 4 6 8 10 12, देन आता है 1 -2 3 -4 5 -6 एंड फाइनली -1 -2 -3 -4 -5 -6। डन, ये है ट्रांसपोज ऑफ ए, करेक्ट, ये है ट्रांसपोज ऑफ ए। अब देखो, अब हमें इसका निकालना है, क्या इसका नहीं निकालना है हमें, एक्लान फॉर्म। ओके, इसका हमें एक्लान फॉर्म तक रिड्यूस करना है। तो चलो रिड्यूस कर ही देते हैं। मैंने शायद ये पहले कर चुका हूँ, अगर मैंने ये पहले कर दिया है तो मैं डायरेक्टली जो आंसर है वही लिख देता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार चेक कर लेता हूँ बस। ओके, सो आंसर मैंने नहीं लिखा है, तो चलो आपके सामने मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो अभी क्या करना है, सबसे पहली बात, ए टी में क्या क्या लगेगा पहले वही लिख देते हैं। सो R2 - 2R1, R3 - 3R1, R4 - 4R1, R5 - 5R1, R6 - 6R1, करेक्ट। तो लिख देते हैं अभी 1 2 1 -1 0 0, yes 1 - 2 1 - 2 2 4, okay, done. Then 2 - 4, and this will be 2 times, so 0, yes, 3 0, then 0, also 0, and 0 0 0 4 times, so minus of 8, and 0 0 0 0 0, and 0 0 -12 and 0. Okay, is it correct? Yes, it is correct. So now अभी तो हमने पूरा रिड्यूस नहीं किया है, ठीक है, तो रिड्यूस कर ही देते हैं। कैसे,
चलो इधर लिख देता हूँ मैं। इसके बाद हमें रिड्यूस करने के लिए इधर R4 माइनस टू R2 एंड R6 माइनस 3R2 करके हमें रिड्यूस कर देना है। इससे पूरा एक्लॉन फॉर्म बन जाएगा 1 2 1 -1 0 0 -4 0। देखो -4 एंड अगर हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया -2 से तो 8 बन जाएगा। 8 प्लस -8 हो जाता है 0। और सिमिलरली अगर उसके साथ ये भी करें तो 0 बन जाएगा। सो 0 0 0 1 2 3 4 5 0 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 करेक्ट। तो हमारे पास कितने सारे नॉन ज़ीरो रोज बने? 2 नॉन ज़ीरो रोज बने। लिख देते हैं कॉलम स्पेस ऑफ ए या फिर सी ब्रैकेट ए ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेफर करो ऐसे लिखने में। स्पैन ऑफ 1 2 1 -1 0 0 -4 0। ओके, कॉलम स्पेस ऐसे बन गया हमारा। देन कॉलम स्पेस अगर हमें ऐसा बना दिया तो उसके बाद आता है बेसिस। करेक्ट, बेसिस मैंने जैसे बताया ये सारे अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। तो बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ए इज इक्वल्स टू जस्ट दिस टू 1 2 1 -1 0 0 -4 0। करेक्ट। एंड फाइनली डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 2 2। अब ये समझ में आ गया, ये 1 2 3 समझ में आ गया। अब देखो रो स्पेस में उसका डायमेंशन कितना था? 2 था। कॉलम स्पेस में उसका डायमेंशन कितना है? 2 है। और ये हमेशा सच होता है कि डायमेंशन ऑफ रो ऑफ ए या कोई भी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ कॉलम ऑफ ए। ठीक है, ये हमेशा सच होता है और ये वेरिफिकेशन के लिए भी काम आता है। अगर सोचो कॉलम स्पेस का डायमेंशन कुछ और आ गया तो हो सकता है कि रो स्पेस में कुछ गड़बड़ हो या फिर कॉलम स्पेस में कुछ गड़बड़ हो, पर गड़बड़ तो है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, रो स्पेस का डायमेंशन और कॉलम स्पेस का डायमेंशन हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम। तो इस केस में हमने देख लिया कि सेम ही आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि लास्ट पार्ट लेफ्ट नल स्पेस क्या होता है। तो देखो इसमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट नल स्पेस के लिए भी हमें दिस ट्रांसपोज ऑफ ए लेना पड़ता है। और इधर भी वो जैसे नल स्पेस में जो किया वो सेम चीज़ इधर करना पड़ता है, बस फ़र्क ये है कि एटी में लेना पड़ता है और कुछ नहीं। सोल्यूशन ऑफ क्या है? हाँ, ए टी वाई इक्वल टू 0। ओके, ए टी वाई इक्वल टू 0 यही है सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ ए टी वाई इक्वल टू 0, सो ले लेते इधर 1 2 1 -1 0 0 -4 0 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 डन। साथ ही इधर y1 y2 y3 y4। मैंने इधर y क्यों लिया? क्योंकि नल स्पेस में मैंने x ले लिया था, इसलिए। ऐसे कुछ नहीं, मतलब कुछ भी ले सकते हो, बस जनरली y लिया जाता है लेफ्ट नल स्पेस के लिए, इसलिए मैंने इधर भी y में y लिया है। ओके डन। मेरे ख्याल से इधर और भी ज़ीरोज़ आएंगे। हाँ, इधर और भी ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, समझ गए? अब सॉल्व करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? इधर से जाना पड़ेगा, अंडरलाइन, नीचे जाओ, इधर से जाना पड़ेगा, अंडरलाइन। जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन नहीं है उधर पैरामीटर्स ले लो। यहाँ पर रैंक क्या है? रैंक 2 है। अननोन्स भी 2 है। अननोन्स कितना है? सॉरी 4 है। अननोन्स 4 है। तो पैरामीटर इज इक्वल्स टू अननोन्स माइनस रैंक ऑफ ए टी ले लो इधर,
इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। दो पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। कहाँ पे ले, x1 पे तो नहीं लेना है और यहाँ पर x3 पे नहीं लेना है क्योंकि x3 पे भी नॉन ज़ीरो है। तो लेट x2 इक्वल्स टू s, x4 इक्वल्स टू t। ठीक है, दो पैरामीटर्स हमने ले लिए, अभी करते हैं सॉल्व। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड रो के अनुसार -4x3 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x3 इक्वल टू 0। ओके, x3 का मैंने वैल्यू निकाल दिया। x1 का निकालते हैं, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 माइनस x4 इक्वल टू 0, यही है ना। ओके, सो देयरफॉर x1 प्लस 2s प्लस 0 माइनस t इक्वल टू 0, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू माइनस 2s प्लस t। यस, ठीक है, आ गया इधर तक सभी x1 x2 x3। अरे देखो इधर ऐसे करके ही गलतियाँ हो जाती है। यहाँ पर मुझे x नहीं बल्कि y लेना चाहिए था, करेक्ट। इस बात का ध्यान रखना, ये मतलब फटाफट करते करते ऐसे गलतियाँ हो जाती है। हमेशा याद रखना क्या वैल्यूज़ ले रहे इधर, उसी हिसाब से इधर सॉल्व करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज नहीं करता हूँ, ठीक है, पर जहाँ पे x है वहाँ पे y लिख देना। ओके, खैर, तो इधर से मैं y लिखना शुरू कर रहा हूँ। y1, y2, y3, y4 इज इक्वल्स टू, एक तो बनेगा s के लिए, एक बनेगा t के लिए, करेक्ट। तो x1 क्या है, -2 प्लस 1t माइनस 2 प्लस 1t। x2 क्या है, 1s प्लस 0t। x3 क्या है, आ गया x3 0s प्लस 0t। x4 क्या है, 0s प्लस 1t। ओके, करेक्ट। तो इसी से ही अभी मैं इधर ही लिख देता हूँ, चलो इसे इरेज नहीं करता है। लेफ्ट नल ऑफ ए इस तरह से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल्स टू स्पैन ऑफ दीज टू रोज, दीज टू कॉलम्स। ओके, दीज टू वेक्टर्स, समझ गए, ये दोनों वेक्टर्स हमें ले लेने हैं। बेसिस ऑफ एल नल ए में इतना जगह नहीं है इसलिए मैं इधर ही लिख देता हूँ। क्या है, ये पहला और ये दूसरा, करेक्ट। ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम हमें ले लेना है। और साथ ही साथ जो डायमेंशन है क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ एल नल ऑफ ए इक्वल टू 2, करेक्ट। समझ में आ गया लेफ्ट नल स्पेस भी कैसे निकाला जाता है। तो क्या देखा हमने इन दोनों के लिए ए लिया जाता है, इन दोनों के लिए ए टी लिया जाता है। ओके, और फाइनल बात यह है कि जब भी हमें कहा जाए कि निकालो, एक मैट्रिक्स दिया जाएगा और निकालो इसका चारों फंडामेंटल सबस्पेसेस, तब सबसे पहले रो करना है फिर नल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रो के बाद कॉलम में भाग गए, नहीं। सुनने में तो वैसे ही लगता है कि रो के बाद कॉलम में ही जाना चाहिए, लेकिन नहीं। और क्वेश्चन में भी अगर दिया रहे कि रो निकालो फिर कॉलम निकालो फिर नल फिर लेफ्ट नल, ऐसा नहीं, रो फिर नल में ही जाना है। क्यों, क्योंकि रो में हमें ए का एक्लॉन फॉर्म यूज हो रहा है और नल में भी ए का एक्लॉन फॉर्म यूज हो रहा है, करेक्ट। फिर जब हम कॉलम स्पेस में आए तभी हमें ए टी लेना पड़ा और उसका एक्लॉन फॉर्म बनाना पड़ा, और लेफ्ट नल में भी ए टी का एक्लॉन फॉर्म ही यूज़ होता है। तो याद रखना हमेशा ये करना है, उसके बाद ही ये करना है, उसके बाद ही ये करना है, उसके बाद ही फाइनली ये लेफ्ट नल स्पेस निकालना है। ऑल राइट, तो चलो इसमें इतना ही था। फंडामेंटल सबस्पेसेस, 4 फंडामेंटल सबस्पेसेस जो थे मैंने बता दिया, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसे तीनों निकालने के लिए बोलते हैं, तो वो सब भी मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।